जी नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई फोर्टिफिकेशन को भोजन के पोषण मूल्य में सुधार करने और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है। उदाहरण के लिए खाद्य नमक में आयोडीन और आयरन मिलाना। ये किसकी भूमिका है? खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका। क्या? खाद्य नमक में आयोडीन और आयरन को मिलाना। एक बार और डेफिनेशन देख लीजिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ठीक है, कौन? तो भाई साहब फासाई फोर्टिफिकेशन को भोजन के पोषण मूल्य में सुधार करने और स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम जोखिम के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने के लिए भोजन में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की सामग्री को जानबूझकर बढ़ाने के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है। उदाहरण देख लिया। अब हम देख लेते हैं बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रजनन, ठीक है, जो प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी या कृषि पद्धतियों के माध्यम से फसलों के पोषण मूल्य में सुधार करती है। इसका लक्ष्य फसलों के बढ़ते समय उनमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना है। ठीक है। क्या होता है बायो फोर्टिफिकेशन? तो यह एक ऐसी प्रोसेस है जो प्रजनन जैव प्रौद्योगिकी या कृषि पद्धतियों के माध्यम से फसलों के पोषण मूल्य में सुधार करती है। इसका लक्ष्य फसलों के बढ़ते समय उनमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाना है। आइए देखते हैं भारत में खाद्य फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता, क्या आवश्यकता रही है भारत में खाद्य फोर्टिफिकेशन की। ठीक है। तो ए, कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का उच्च बोझ। ठीक है। इसमें क्या कह सकते हैं? तो भाई साहब कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी का उच्च बोझ। भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। ठीक है। खाद्य मंत्रालय के अनुसार देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है। हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है। आयरन की कमी से एनीमिया, ठीक है, 57% महिलाएं और 6% बच्चे। विटामिन डी की कमी 76% भारतीय लोगों में है। किसके द्वारा? तो आईसीएमआर अध्ययन 2022 के द्वारा। कितने परसेंट? 76% विटामिन डी की कमी वाले भारतीय लोग हैं। आयोडीन की कमी 10% आबादी को प्रभावित करती है, एनआईएन हैदराबाद की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है। जिंक और विटामिन ए की कमी बच्चों में कमजोर प्रतिरक्षा और विकास संबंधी समस्या पैदा करती है। ठीक है। ये रहे 4 आईएमपी, मोस्ट आईएमपी पॉइंट हो रहेंगे। आयरन की कमी से एनीमिया पीड़ित कितनी महिलाएं हैं? 57%। और बच्चे कितने हैं? 67%। ठीक है। विटामिन डी की कमी से 76% भारतीय होते हैं। ये अध्ययन रिपोर्ट आईसीएमआर के द्वारा 2022 की रिपोर्ट। आयोडीन की कमी 10% आबादी को प्रभावित करती है, एनआईएन हैदराबाद के अनुसार। जिंक और विटामिन ए की कमी बच्चों में कमजोर प्रतिरक्षा और विकास संबंधी समस्या पैदा करती है। बी, बढ़ते छिपी हुई भूख। ठीक है। बिना दिखाई देने वाले लक्षणों के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। इसमें आर्थिक विकास के बावजूद भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा छिपी हुई भूख से पीड़ित है, जो संज्ञानात्मक विकास, प्रतिरक्षा और उत्पादकता को प्रभावित करता है। भारत 125 देशों में से वैश्विक भूख सूचकांक 2024 में 105वें स्थान पर फिसल गया। कितना स्थान है अभी फिलहाल में? तो 105वां स्थान आ रहा है। ठीक है। सी पॉइंट आता है एनीमिया और कुपोषण का उच्च प्रसार। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया मातृ मृत्यु तथा कम जन्म वजन वाले बच्चों का कारण बनता है। बच्चों में अविकसित विकास 5 वर्ष से कम उम्र के 35.5% भारतीय बच्चे अविकसित हैं। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो एनएफएचएस रिपोर्ट के अनुसार कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली तपेदिक जैसे संक्रमणों के प्रति संवेदनशील बढ़ जाती है। अब देख लेते हैं खाद्य फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी समाधान है। कैसे? तो मुख्य खाद्य पदार्थों को मजबूत करना कुपोषण के इलाज से सस्ता है। इसके लिए आहार की आदतों से कम बदलाव की आवश्यकता होती है। यह बिना किसी बड़े जीवन शैली में परिवर्तन के लाखों लोगों तक पहुंचता है। ठीक है। अब देख लेते हैं हम खाद्य फोर्टिफिकेशन के लाभ, कि भाई साहब खाद्य फोर्टिफिकेशन के क्या क्या लाभ होते हैं और उन्हें किस प्रकार से हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। तो सबसे पहला आता है पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों को रोके। एक पोषण संबंधी कमी तब होती है जब आपके शरीर को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। जैसे विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स, एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस या जस्ता की कमी के कारण प्रजनन एवं तंत्रिका तंत्र की बीमारियां होती हैं। ठीक है। अगला देख लेते हैं
गढ़ वाले भोजन से पोषक तत्वों की कमी से संबंधित बीमारियों की दर कम करने में मदद मिलती है। गर्भावस्था में फायदेमंद यानी कि जस्ता की कमी और माताओं और नवजात शिशुओं में उच्च मृत्यु दर और रुग्णता दरों के बीच का एक संबंध है। फोलेट की कमी से गर्भ में बच्चों में दोषपूर्ण तंत्रिका का विकास हो जाता है या हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान गढ़वाले भोजन का सेवन बच्चों में कई जन्मजात विकृतियों के जोखिम को कम कर सकता है और माँ और बच्चे स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें। ठीक है, ये पॉइंट क्या कहता है? आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करें। जो लोग सख्त शाकाहारी, लैक्टोज असहिष्णु या अन्य आहार संबंधी स्थितियों वाले होते हैं, उनमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्तर कम होता है, जिससे विभिन्न बीमारियां होती हैं। अगला पॉइंट, अपने आहार में गढ़ वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करने से आपको पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी हो सकती है और आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। बच्चों के विकास में मदद करें, यह साक्ष्य आधारित तथ्य है। आयरन, जस्ता, विटामिन ए, विटामिन डी की कमी से विकास संबंधी समस्याएं होती हैं। बढ़ते चरण में गढ़ वाले खाद्य पदार्थों या सूक्ष्म पोषक तत्वों की खुराक को शामिल करने से बच्चों में सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव शारीरिक और मानसिक विकास प्रतिक्रिया होती है। बुजुर्गों के लिए मददगार होता है, तो उम्र के साथ हमारा पाचन तंत्र कम पोषक तत्वों को अवशोषित कर सकता है या करता है, जिससे पोषण की कमी होती है। आहार में गढ़वाले भोजन को शामिल करने से मजबूत हड्डियां, बेहतर पाचन, स्वस्थ अंग, कामकाज के लिए स्वस्थ पोषक तत्वों का स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। खाद्य फोर्टिफिकेशन के मुद्दे क्या क्या हैं, वो थोड़ा एक नज़र जरूर देखिएगा। अगर आपको सारी जानकारी कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, खाद्य फोर्टिफिकेशन के मुद्दे, सर्वप्रथम होता है प्राकृतिक सुरक्षात्मक पदार्थों का नुकसान। कभी कभी खाद्य फोर्टिफिकेशन का विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में सुरक्षात्मक पदार्थ होते हैं, जैसे कि फाइटोकेमिकल्स और पॉली अनसैचुरेटेड वसा, जो सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण की प्रक्रिया से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। भ्रूण के विकास पर प्रभाव, गर्भवती महिलाओं द्वारा अधिक मात्रा में आयरन का सेवन भ्रूण के विकास और जन्म परिणामों का प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। इन बच्चों में पुरानी बीमारियों के अनुबंध का खतरा बढ़ जाता है। उच्च लागत, तो सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क के माध्यम से वितरित केवल चावल के फोर्टिफिकेशन वे की सार्वजनिक तिजोरी में सालाना लगभग 2600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाजार संचालित समाधान, शोधकर्ताओं को चिंता है कि फोर्टिफिकेशन की ओर जोर लोगों की तुलना में उद्योग की मदद करने के लिए अधिक है और बिना किसी वैज्ञानिक तर्क के एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार संचालित समाधान है। छोटे उद्योगों पर प्रभाव, तो फोर्टिफिकेशन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एक सुनिश्चित बाजार बनाती है। यह भारत भर में छोटी इकाइयों की आजीविका को खतरे में डाल सकता है, जैसे चावल और तेल प्रसंस्करण के मामले में। एनीमिया और आयरन की कमी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। एनीमिया आयरन की कमी के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों में एनीमिया अधिक रहता है, लेकिन आयरन की कमी देश भर में शहरी और अमीरों में अधिक रहती है। चावल का फोर्टिफिकेशन किस प्रकार देखना है, तो चावल का फोर्टिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। गढ़वाले चावल में पोषक तत्वों की मात्रा फसाई मानकों के अनुसार 1 किलो गढ़वाले चावल में शामिल है। आयरन 28 मिलीग्राम से लगाकर 42.5 मिलीग्राम, फोलिक एसिड 75 से 125 माइक्रोग्राम होती है। विटामिन B12 0.75 से लगाकर 1.25 माइक्रोग्राम होती है। इसे जिंक, विटामिन ए और विभिन्न बी विटामिन जैसे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ भी गढ़वाले किया जा सकता है। ठीक है, भारत में खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन, वर्तमान में सरकार निम्नलिखित 5 खाद्य पदार्थों में फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रही है। सबसे पहले आता है चावल। चावल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग यानी कि DFPD, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल के फोर्टिफिकेशन और उसके वितरण पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना चला रहा है। यह योजना 3 साल के पायलट रन के लिए 2019-20 में शुरू की गई। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाना है? पायलट परियोजना कौन से साल में? 2019-20 में। कौन से खाद्य पदार्थ के फोर्टिफिकेशन के लिए? तो चावल के लिए। यह योजना 2023 तक चलेगी और लाभार्थियों को ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से चावल की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, गेहूं की बात करें।
गेहूं के फोर्टिफिकेशन पर निर्णय 2018 में घोषित किया गया और बच्चों, किशोरों, गर्भवती माताओं, स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण में सुधार के लिए भारत के प्रमुख पोषण अभियान के तहत 12 राज्यों में लागू किया जा रहा है। ठीक है। अगला प्रोडक्ट आता है खाद्य तेल। खाद्य तेल का फोर्टिफिकेशन भी 2018 में फसाई द्वारा देश भर में अनिवार्य कर दिया गया। दूध दूध का फोर्टिफिकेशन 2017 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत का राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कंपनियों को विटामिन डी जोड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगला आता है नमक। नमक में खाद्य फोर्टिफिकेशन की भूमिका निभाता है आयोडीन। ठीक है। ये रहा आपके 5 खाद्य पदार्थ जो कि खाद्य फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। कौन कौन से? चावल, गेहूं, खाद्य तेल, दूध और नमक। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फोर्टिफिकेशन से संबंधित पहल। तो फसई विनियम। ठीक है। उसके पहले हम देख लेते हैं दुग्ध फोर्टिफिकेशन परियोजना। ठीक है। क्या होती है दुग्ध फोर्टिफिकेशन परियोजना? तो इसे समझते भी हैं और देखते भी हैं। दुग्ध फोर्टिफिकेशन परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनडीडीबी द्वारा विश्व बैंक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 5 सितंबर 2017 को एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया। कब किया गया? तो 5 सितंबर 2017। परियोजना का लक्ष्य लगभग 20 लाख टन गढ़वाले दूध का प्रसंस्करण करना है, जो लगभग 30 मिलियन उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। परियोजना की अवधि 23 माह यानी कि 23 महीने है। इसे विश्व बैंक द्वारा प्रशस्ति या प्रशासित दक्षिण एशिया खाद्य और पोषण सुरक्षा पहल द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। पायलट परियोजना 5 सितंबर 2017। ठीक है। अब देख लेते हैं खाद्य फोर्टिफिकेशन संबंधित पहल। फसई विनियम। ठीक है। अक्टूबर 2016 में फसई ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन विनियम 2016 को संचालित किया, जो मुख्य खाद्य पदार्थों यानी कि गेहूं का आटा और चावल, आयरन, विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड के साथ दूध और खाद्य तेल, ठीक है, विटामिन ए और डी के साथ, डबल फोर्टिफाइड नमक, आयोडीन और आयरन के साथ, को भारत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, कुपोषण के उच्च बोझ को कम करने के लिए मजबूत करता है। पोषण रणनीति। तो भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति 2017 में एनीमिया, विटामिन ए और आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए पूरकता और आहार विविधीकरण के अलावा हस्तक्षेपों में से एक रूप से खाद्य फोर्टिफिकेशन को सूचीबद्ध किया। दुग्ध फोर्टिफिकेशन परियोजना। दुग्ध फोर्टिफिकेशन परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी द्वारा विश्व बैंक और टाटा ट्रस्ट के सहयोग से 2017 में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। ठीक है। फसई के खाद्य फोर्टिफिकेशन विनियम 2018 चावल, गेहूं, नमक, तेल और दूध के फोर्टिफिकेशन को मानकीकृत करता है। गढ़वाले खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए +F लोगो लॉन्च किया गया। भारत में ईट राइट चुनौतियों के पहलू क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। भारत में ईट राइट संबंधित कुछ पहलू। ठीक है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फासाई ने ईट राइट इंडिया आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का लक्ष्य 3 वर्षों में नमक, चीनी और तेल की खपत को 30% कम करना है। ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ईट राइट इंडिया आंदोलन में 3 वर्षों का लक्ष्य है, जिसमें 30% नमक, चीनी और तेल की खपत को कम करना है। इसका लक्ष्य नागरिकों को सही खाद्य विकल्प बनाकर अपने स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने के लिए जोड़ना और सक्षम करना भी है। यह आंदोलन 3 प्रमुख विषयों पर आधारित है। नंबर 1, अगर यह सुरक्षित नहीं है तो यह भोजन नहीं है, अर्थात सुरक्षित भोजन। सेकंड होता है भोजन न केवल स्वाद के लिए होना चाहिए बल्कि शरीर और मन के लिए भी है, स्वस्थ आहार। थर्ड होता है भोजन लोगों और ग्रह दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, यानी कि टिकाऊ आहार। ईट राइट इंडिया आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मजबूत खाद्य नियामक प्रणाली, खाद्य सुरक्षा मानकों, परिरक्षण और निगरानी को मजबूत करना, फसई के तहत पंजीकरण, लाइसेंसिंग और प्रवर्तन का विस्तार करना, स्व अनुपालन और क्षमता का निर्माण करना, ठीक है, जिसमें खाद्य व्यवसाय विक्रेताओं को स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित और प्रमाणित करना, खाद्य सुरक्षा नियमों के साथ स्व अनुपालन को प्रोत्साहित करना। ठीक है। हो सकता है आपको जो लैंग्वेज हो थोड़ी टफ लग रही हो,
लेकिन एफएसओ पेपर जब बनता है एमपीपीएससी द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, तो उसी के चलते आपको थोड़ा टफ लेवल का लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खाद्य वातावरण का परिवर्तन, पौष्टिक सुरक्षित टिकाऊ आहार को बढ़ावा देना, विकल्पों को बेहतर बनाने के लिए उपभोक्ताओं और खाद्य उद्योगों के साथ जुड़ाव को मजबूत करना, जन जागरूकता और जन लामबंदी, HFSS उच्च वसा, नमक, चीनी खाद्य पदार्थों को कम करने के लिए अभियान, बेहतर स्वास्थ्य के लिए गढ़वाले स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना, ठीक है। ईट राइट इंडिया आंदोलन की एक सहायक पहल, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, ठीक है। तो फसाई ने खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों, मानव संसाधन, संस्थागत डेटा, अनुपालन, खाद्य परिरक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए विकसित किया। ईट राइट अवार्ड्स फसाई द्वारा नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने में खाद्य कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान को पहचानने के लिए ईट राइट अवार्ड स्थापित किया है। ईट राइट मेला फसाई द्वारा आयोजित यह नागरिकों को सही खाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक आउटरीच गतिविधि है, ठीक है। ईट राइट मेला क्या होता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो आपने देखा, ईट राइट अवार्ड्स क्या होता है, तो फसाई द्वारा नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ खाद्य विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाने में खाद्य कंपनियों और व्यक्तियों के योगदान को पहचानने के लिए स्थापित किया गया है। ईट राइट मेला क्या होता है, तो फसाई द्वारा आयोजित यह नागरिकों को सही खाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक आउटरीच गतिविधि है। ईट राइट इंडिया हैंडबुक क्या होती है, तो यह गाइड विभिन्न हितधारकों को जमीनी स्तर पर ईट राइट पहलों को लागू करने और ईट राइट इंडिया आंदोलन का विस्तार करने में मदद करती है। पोषण माह, यह 1 सितंबर 2019 में शुरू की गई थी। पोषण माह पहल कब शुरू हुई थी, तो सितंबर 2019 में। पात्रता मापदंड, देश के सभी जिले, यदि किसी जिले में 5 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है तो वह जिले के रूप में पंजीकरण कर सकता है। शहर 1 से अधिक जिले वाले, तो 5 लाख से अधिक आबादी वाले, उत्तर पूर्व और हिल स्टेशनों के लिए 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहर पंजीकरण कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण करने वाले 150 शहर जिले चुनौती के लिए बीज निधि के लिए पात्र होंगे। शेष जिले शहर भी चुनौती के लिए पात्र होंगे। वित्तीय सहायता, फसई पंजीकरण करने वाले 150 शहरों जिलों को 5 लाख रुपए की बीज निधि प्रदान करेगा। राशि 2 चरणों में वितरित की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी को कार्य योजना प्रस्तुत करने पर तुरंत 50% और चुनौतियों के दौरान शेष 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ईट राइट आंदोलन के तहत पहल, ईट राइट अवार्ड्स क्या होता है, तो ईट राइट अवार्ड्स भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात फासाई द्वारा ईट राइट इंडिया आंदोलन में योगदान करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के प्रयासों को पहचानने के लिए दिया जाता है। ईट राइट मेला, यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फासाई द्वारा आयोजित किया जाता है। यह नागरिकों को सही खाने के लिए प्रेरित करने के लिए एक आउटरीच गतिविधि है। यह नागरिकों को विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वस्थ या स्वास्थ्य और पोषण लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए आयोजित किया जाता है। द पर्पल बुक क्या होती है, यह रोगों के लिए आहार पर एक पुस्तिका है, द पर्पल बुक, ठीक है। यह अस्पतालों को मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, आत्मविकार आदि जैसे सामान्य चिकित्सा स्थितियों के लिए उपयुक्त आहार पर एक सरल प्रारूप में सामान्य दिशा निर्देश प्रदान करता है। जिससे भोजन और पोषण के क्षेत्र में विशेषज्ञों द्वारा विकसित और जांचा गया है। अगला आता है नेट स्कोफेन। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, नेट स्कोफेन, ठीक है। नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन, यह खाद्य और पोषण के क्षेत्र में काम करने वाले अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों का एक नेटवर्क है जिसमें नेट स्कोफेन निर्देशिका शामिल है, जिसमें प्रमुख और संबद्ध भागीदार संस्थानों के विभिन्न प्रमुखों, निर्देशकों और प्रमुख वैज्ञानिकों की विस्तृत जानकारी मिलती है। एक बार फिर से फुल फॉर्म देखिए, नेट स्कोफेन का नेटवर्क फॉर साइंटिफिक कोऑपरेशन फॉर फूड सेफ्टी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन।
अगला आता है सेव फूड शेयर फूड। इस संदर्भ में इंडियन फूड शेयरिंग अलायंस IFSA द्वारा खाद्य अपशिष्ट और भूखे को कम करने या भूख को कम करने और संरचित प्रणालियों के माध्यम से अधिशेष भोजन के साथ जरूरतमंदों और भूखों को मिलाने का प्रयास करता है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक फसई ने इसे खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, सेकंड होता है अनुपालन, ठीक है, खाद्य परिरक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए विकसित किया है। कितने मापदंड? तो 5 मापदंड के आधार पर। पहला तो यही होता है मानव संसाधन और संस्थागत डेटा, सेकंड होता है अनुपालन, थर्ड होता है खाद्य परिरक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी, फोर्थ होता है प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और पांचवा होता है उपभोक्ता सशक्तिकरण। ठीक है। ईट राइट स्टेशन प्रमाणन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उन रेलवे स्टेशनों को प्रदान किया जाता है जो यात्रियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के मानदंड स्थापित करते हैं। यह प्रमाणन ईट राइट इंडिया आंदोलन का हिस्सा है। ठीक है। भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को नवंबर 2022 में 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है। खाद्य सुरक्षा मित्र योजना खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के खाद्य व्यक्तियों का समर्थन करना है ताकि वे खाद्य सुरक्षा के कानूनों का पालन कर सकें। उन्हें लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रिया, स्वच्छता रेटिंग और प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुविधा प्रदान की जा सके। ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला पहल को खाद्य सुरक्षा प्रशासन को मजबूत करने और ईट राइट इंडिया आंदोलन को बढ़ाने के लिए भी लॉन्च किया गया था। ईट राइट जैकेट एक जैकेट है जिसमें फील्ड स्टाफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहचान और ट्रैकिंग के लिए टैबलेट, स्मार्टफोन, एक QR कोड और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जैसे तकनीक उपकरणों को रखने के लिए एक स्मार्ट डिजाइन है। ठीक है। कौन? ईट राइट जैकेट। प्रौद्योगिकी के उपयोग से खाद्य सुरक्षा प्रशासन में दक्षता, व्यावसायिकता और पारदर्शिता आएगी। ईट राइट झोला एक पुनः प्रयोज्य कपड़े का थैला है जिससे विभिन्न खुदरा श्रृंखलाओं में भाग या खरीदारी के उद्देश्य से प्लास्टिक बैग को बदलने की उम्मीद है। अब आता है 100 फूड स्ट्रीट पहल। ठीक है। 100 फूड स्ट्रीट पहल क्या होती है? तो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ साझेदारी में देश भर में 100 जिलों में 100 फूड स्ट्रीट के विकास का प्रस्ताव दिया है। यह पहल न केवल ईट राइट अभियान और खाद्य सुरक्षा का समर्थन करेगी बल्कि स्थानीय खाद्य व्यवसायों की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगी। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स उद्देश्य क्या होता है भाई साहब इसका? तो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। ठीक है। रिलीज कब होती हैं? तो प्रति वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के दिन पर राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया जाता है। कब? 7 जून। ठीक है। मूल्यांकन क्या होता है? तो 5 प्रमुख खाद्य सुरक्षा मापदंडों के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। डेटा स्रोत क्या होता है? तो फसाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है। उसके बाद इतने सारे पोर्टल हैं, वो आप थोड़ा देख लेना। FOSCOS, ठीक है, FOSCORIS, FOSTOC, INFOLNET और राज्य पोर्टल। पहली रिलीज कब हुई थी? तो 7 जून 2019 में। ठीक है। पहली बार राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब रिलीज किया गया था? तो वो किया गया था 7 जून 2019। ठीक है। यह सूचकांक एक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है जो सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ ढांचा प्रदान करता है। ठीक है। खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्य के या राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। केरल ने एक बार फिर 2024 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसने? केरल ने। कब? 2024 में, जो भारत भर में खाद्य सुरक्षा में अग्रणी के रूप में अपना लगातार दूसरा वर्ष है। ठीक है। IMP फैक्ट है, सारे के सारे याद करना है। ठीक है। पहली बार स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स उद्देश्य क्या होता है? तो भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन का मूल्यांकन करना।
रिलीज प्रतिवर्ष 7 जून को। क्यों? क्योंकि उस दिन मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। मूल्यांकन 5 प्रमुख मापदंडों के आधार पर, जो हम पहले बता चुके हैं। डेटा स्रोत की कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं। पहली बार कब रिलीज हुआ? तो 7 जून 2019 को रिलीज किया गया। 2024 में कौन प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान पर है? तो केरल राज्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जनजातीय भोजन। ठीक है, मध्य प्रदेश में कई आदिवासी समुदायों का घर है, जैसे गोंड, बेगा, भील, कोरकू, सहरिया। ठीक है, कोल। इन जनजातियों की खाद्य परंपराएं प्रकृति से जुड़ी हुई हैं। इनके आहार में मुख्य रूप से मोटे अनाज, दालें और जंगली सब्जियां, कंद मूल, फल। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। मांस तक शामिल होता है, जिन्हें पारंपरिक पेय पदार्थों के साथ सेवन किया जाता है। ठीक है, प्रमुख खाद्य घटक देख लीजिए। पहले तो मोटे अनाज और धान्य, जिसमें मोटे अनाज और धान्य के अंतर्गत आता है कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का, सामा और रागी। इनका उपयोग पेज, दलिया, रोटी चावल आधारित व्यंजन बनाने में किया जाता है। सेकंड आती हैं दालें और दलहन, जिसमें आते हैं अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, सोयाबीन। इनको उपयोग दाल, सूप और अनाज के साथ मिश्रित व्यंजनों में किया जाता है। अगली आती है जंगली सब्जियां या पत्तियां, जिसमें दबई भाजी होता है, भरकट होता है, राजगीरा होता है, चिटैया होता है, भटकुई, चेंच भाजी। मौसमी साग को उबालकर मसालों के साथ पकाकर खाया जाता है। अगला आता है कंदमूल और जड़े। कंदमूल गेटी, कांदा बछाड़ी, टिकुर कंद, सेटा कंद, खटवी महूल। कुछ को कच्चा या कुछ को उबाल कर खाया जाता है, जबकि कुछ का आटा बनाकर रोटी बनाई जाती है। वनों के फल और बीज, महुआ, तेंदू, बेर, जामुन, अचार, आंवला, खजूर, आम की गुठली। इन्हें सीधे खाया जाता है, चटनी बनाई जाती है और शराब के लिए किण्वन भी किया जाता है। मांस और मछली, जंगली सुअर, हिरण यानी कि सांबर, खरगोश, मुर्गी, मछली, घोंगे, केकड़े। इन्हें भूनकर, उबालकर या करी बनाकर पकाया जाता है। विशेष जनजाति व्यंजन की बात करें, सबसे पहले आता है पेज। पेज किण्वित बाजरा और दलिया होता है। ठीक है, पेज क्या होता है? किण्वित बाजरा, दलिया। बेगा और गोंड जनजातियों का प्रमुख भोजन होता है पेज। महुआ, मक्का और या ज्वार की रोटी विशेष रूप से मानसून के मौसम में खाया जाने वाला भोजन होता है। ठीक है, कौन? महुआ, मक्का या ज्वार की रोटी। महुआ लड्डू और शराब, तो महुआ के फूलों को सुखाकर मिठाई या शराब बनाई जाती है। बासी पेज, बचा हुआ किण्वित बाजरा, दलिया गर्मियों में ठंडा खाया जाता है। बछाड़ी कंद चिप्स, जंगली कंद को काटकर तला जाता है। जंगली कंद को काटकर तला जाता है। सुअर भुना यानी कि जंगली सुअर कड़ी, गोंड और भील जनजातियों में लोकप्रिय होती है सुअर भुना, सुअर भुना। तेंदू पत्ते की चटनी, तेंदू के पत्तों को पीसकर मसालों के साथ बनाया जाता है। बास कोपल करी बेगा और गोंड जनजातियों में आम होता है। बास कोपल करी। पारंपरिक पेय पदार्थ, महुआ शराब होती है, जो कि एक जनजातीय पेय है जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है। ताड़ी या पाम टोड़ी। ठीक है, ताड़ी होता है या पाम टोड़ी होता है। तो ताड़ के पेड़ से निकाले गए रस का किण्वन किया जाता है। खासकर भील जनजाति में लोकप्रिय होती है ताड़ी या पाम टोड़ी। सल्फी यानी कि साल वृक्ष का रस होता है सल्फी। हल्का नशा युक्त पारंपरिक पेय होता है सल्फी। कोदो कुटकी बियर मोटे अनाज से तैयार किया गया किण्वित पेय होता है। कोरकू आदिवासियों का खान पान। मुख्य भोजन, कोरकू लोगों का मुख्य भोजन कृषि उत्पाद, जंगली फल फूल, विभिन्न प्रकार के मांस हैं। कृषि उत्पाद में कोदो कुटकी, सावा, बाजरा, मक्का, ज्वार, गेहूं, तुअर, तिवड़ी, तिल्ली आदि। साग सब्जी में अमाड़ी, चेन का पाला, गिलकी, तोरिया, कद्दू, ककड़ी, लौकी आदि हैं। कोरकू जंगली उत्पादों, पहले तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोरकू भाजी और पाला का अधिक सेवन करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोरकू की कौन सी जनजाति पाली यानी कि पाला और कोरकू भाजी, ठीक है, भाजी और पाला का अधिक सेवन करते हैं? तो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोरकू। मांसाहारी आहार, सघन जंगलों में रहने वाले कोरकू विभिन्न प्रकार के जंगली पशुओं का भी मांस खाते हैं। इनमें शामिल बकरे का मांस, खरगोश, मुर्गे, मुर्गियां, मछली, केकड़ा, तीतर और हलगी। जंगली उत्पादों का उपयोग, कुर्की जंगली उत्पादों जैसे कि महुआ, गोंद, चिरौंजी, बेर, मकई, गुलर, इमली के पत्ते, कुछ पेड़ों की छाल उबालकर भी खाते हैं। शराब और पेय पदार्थ। शराब, कुर्कू आदिवासियों के जीवन में शराब का विशेष महत्व है। वे महुआ के फल से शराब बनाने में माहिर होते हैं। इसे सीडू कहा जाता है। सीडू का उपयोग जन्म, मरण, विवाह, पर्व, त्योहार आदि अवसरों पर किया जाता है। स्त्रियां भी सीडू का सेवन करती हैं। जातीय नियमों में भी सीडू पीने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
अन्न पेय गांजा भांग बीड़ी सिगरेट और तंबाकू का सेवन भी करते हैं। छाछ का बहुतायत में उपयोग करते हैं। भारिया जनजाति का खान पान देख लेते हैं। तो मुख्य भारिया जनजाति का भोजन होता है पेज, जिसे मक्का ज्वारी कुटकी और पीसी से बनाते हैं। विभिन्न अवसरों पर कोदो कुटकी धान सावा मक्का ज्वार चावल से भात तैयार किया जाता है। मक्का ज्वार पीसी के आटे रोटी पर्व त्योहारों पर विशेष रूप से बनाई जाती है। महुआ और आम के बीजों की रोटी बरसात के मौसम में खाई जाती है। भारिया लोग भात को बेसन के साथ बड़े चाव से खाते हैं। महुआ का घोट बलहर की दाल ठेठरा पर्व त्योहारों पर बनाया जाता है। ठेठरा एकमात्र मीठा पकवान है जिसे महुआ मक्का और ज्वार के आटे से बनाया जाता है। ठीक है। सब्जियां देख लेते हैं और मौसमी आहार आषाढ़ में से लगाकर भादों तक ढबई भाड़का मोशिया छितावर और राजगिरा जैसी भाजी खाई जाती है। कुवार में पुष माघ तक गिलकी तोरई कद्दू खाए जाते हैं। फाल्गुन में शेमी बरोटी, चैत्र वैशाख में ज्येष्ठ में चना बरबटी मेनहर कोतुल टिड्डे जैसी सब्जियों का सेवन किया जाता है। अब आता है जगनी का तेल प्रमुख रूप से खाया जाता है और मसालों में मिर्च प्याज जीरा धनिया लहसुन का उपयोग किया जाता है। मांसाहार और शिकार भारिया बकरी सुअर पड़ा सांबर लड़ैया का मांस भी खाते हैं। पक्षियों का शिकार कर उन्हें भून कर खाते हैं। ठीक है। मछली पकड़ना खाना भारियों का प्रिय शौक है। सांप और मोर का मांस भी खाते हैं लेकिन कुत्ता बिल्ली चूहा गोरैया का मांस वर्जित है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। सांप और मोर का मांस कौन सी जनजाति खाती है वो आपको बताना है, लेकिन कुत्ता बिल्ली चूहा और गोरैया का मांस वर्जित है। वनस्पति आहार कंद मूल नंद माती कंद अगहन पूष में उबाल कर खाया जाता है। श्वेत कंद सफेद भाग खाने योग्य होता है जबकि लाल भाग फेंक दिया जाता है। श्वेत कंद कंड या कंडुकंद को राख में मिलाकर पानी में उबालकर खाया जाता है। अन्य जंगली कंद बरहा कंद बेचादी कंद गंजी कंद ठीक है आदि होते हैं। शराब और पारंपरिक पेय महुआ और आम का संग्रह प्रत्येक भारिया परिवार में किया जाता है। महुआ की शराब भारियाओं के जीवन का सामान्य अंग है जिसका उपयोग जन्म विवाह मृत्यु और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। हालांकि अत्यधिक शराब पीना समाज में अच्छा नहीं माना जाता। भील जनजाति का खान पान देख लेते हैं। तो भील जनजाति मुख्य समुदाय है जो कि बाजरा मक्का गेहूं चना ठीक है जैसे अनाजों को उपयोग करती है। इनका प्रमुख भोजन होता है राबड़ी ठीक है जिसे मकई की थुली और छाछ मिलाकर बनाया जाता है। भीलों का प्रमुख खान पान क्या होता है? मुख्य भोजन होता है राबड़ी। बनती कैसे है? तो मकई की थुली और छाछ मिलाकर बनाया जाता है। पर्व त्योहारों पर गुड़ घी मिलाकर गुड़ भात्या बनाया जाता है। सब्जियां और मौसमी आहार की बात करें तो कुलधया चवली रजा ग्वारफली बल्लर और भटा यानी कि इंगना है। मांसाहारी शिकार जंगल में पाए जाने वाले खरगोश तीतर केकड़ा हिरण आदि शिकार किए जाते हैं। मछलियां और पाले हुए मुर्गे बकरों का मांस भोजन का हिस्सा है। भीलों की सामाजिक और धार्मिक आवश्यकताओं में महुआ की शराब शामिल है। ताड़ी भीलों का मौसमी और सर्वप्रिय पेय है जो ताड़ वृक्ष से निकाली जाती है। ताड़ी में ताजगी के समय नशा नहीं होता लेकिन कुछ घंटों बाद उसमें नशा आ जाता है। सर्दी में ताड़ी का सेवन दिन भर किया जाता है और इससे से भूख मिटाई जाती है। अन्य नशीले पदार्थ इनके बीड़ी तंबाकू चीलम सामान्य रूप से भील पीते हैं। कभी कभी भांग और गांजे का सेवन भी करते हैं। बेगा जनजाति का खान पान मुख्य भोजन होता है। बेगा समुदाय 12 महीनों में कोदो कुटकी और मक्का का पेज पीती है। पेज गर्मी में ठंडक देने वाला भोजन माना जाता है। महलोन के पत्तों में लपेटकर अंगारों की में सिकी हुई रोटी स्वादिष्ट मानी जाती है। कभी कभी दाल भात रोटी भी खाते हैं। बेगा जनजाति सांबर जंगली बरहा गोटरी खरा आदि का मांस का सेवन करती है। पक्षियों में फड़की हारिल मंजूर परेवा मोर करण सुआ आदि का शिकार खाया जाता है। बेगा लोग गोरैया पक्षी को ब्राह्मण मानते हैं इसलिए उनका मांस नहीं खाते। जल जंतुओं में मछुए मछली कछुए केकड़े और केलड़ा भोजन में शामिल होता है। सहरिया जनजाति का खान पान देख लेते हैं। तो मुख्य भोजन क्या होता है? तो सहरिया के खान पान में पौष्टिकता की कमी होती है। मुख्य भोजन ज्वार बाजरा मक्का चना चावल है। गेहूं का उपयोग सिर्फ पर्व त्योहारों में किया जाता है। ज्वार की रोटी कड़ी विशेष रूप से पसंद की जाती है। विवाह आदि अवसरों पर बेसन बाटी बनाई जाती है। वनस्पति आहार और मौसमी खाद्य पदार्थ जंगली सब्जियां बिरकई फांग की पत्ती सरेटा बथुआ चीरी गोरा
बच रही घास की पत्ती। जंगल में पाए जाने वाले खाद्य फल कौन कौन से होते हैं? तो बेर, बीला, आम, जामुन, अचार, कंद। सहरिया जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। पोषण की समस्या, तो सहरियाओं में पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल पाती, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। श्रम साध्य जीवन शैली होने के बावजूद भी उनके आहार में पोषक तत्वों की कमी रहती है। ठीक है, इसलिए क्या मानी जाती है? मध्य प्रदेश में 3 सर्वाधिक कुपोषित जनजातियां हैं। ठीक है, बेगा, सहरिया और भारिया। कोल जनजाति का खान पान देख लेते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं भाई साहब कोल जनजाति। इनके मुख्य अनाज ज्वार, गेहूं, कोदो, मिंजरी, सावा, कांकुन, धान है। ठीक है, अरहर, मूंग, उड़द, तिल्ली, सोयाबीन, चना, मसूर, मक्का। गरीब कोल लोग उदई भाजी से ही संतुष्ट रहते हैं। कोल जनजाति विभिन्न प्रकार के मांस का सेवन करती हैं, जिसमें तितूर, करहा, कबूतर, बकरा, मुर्गा, मछली, बतख, सुअर, हिरण, सांबर, मृग आदि आते हैं। विशेष व्यंजन पर्व सुवारी, पूरी बनाई जाती है। सुवारी को ही क्या कहा जाता है? पूरी कहा जाता है। पारंपरिक पेय या और मदपान, तो मछुआ की, ठीक है, मछुआ की मदिरा या मदाइन बनाई जाती है। मदाइन का उपयोग जन्म से मृत्यु तक के सभी संस्कारों में, देवी देवताओं के पूजन में और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। गौंड जनजाति की खाद्य संस्कृति का परिचय। शुरुआत में ब्रह्मखास, चकरी, कुर्ती, दाल, किक्कड़, रोटी जैसे व्यंजनों को लेकर संदेह रहता है। गोंड थाली का अनुभव। उत्तर भारतीय मसालेदार थालियों की तुलना में सरल लेकिन गहरे स्वाद वाली होती है। थाली के मुख्य आकर्षण कुर्ती दाल यानी स्थानीय दालों से बनी विशेष तैयारी। ब्रह्म खास चकरी, एक कुरकुरा स्नैक स्थानीय अनाज से तैयार। किक्कड़ रोटी, ऊंट पंद पत्तियों को उपयोग कटकर बनाई गई अनोखी रोटी। बेदरा चटनी, स्वाद संतुलित करने के लिए तीखी चटनी। अनूठी पकाने की विधि, किक्कड़ रोटी। आटे की लोई को ऊंट पद पत्तों के बीच दबाकर खुली आग पर पकाया जाता है। पत्ते जल जाते हैं लेकिन रोटी सुनहरी और कुरकुरी बनती है। इसका स्वाद धुएं की महक के साथ विशिष्ट रूप से स्वादिष्ट होता है। मुख्य आहार एक नज़र में। मुख्य अनाज क्या होता है? अस्कोदो और कुटकी बाजरा। दिन में शोरबे के रूप में और रात में सूखे अनाज के साथ सब्जियों के साथ खाया जाता है। चावल एक विलासित जिसे केवल त्योहारों और विशेष अवसरों पर खाया जाता है। महुआ शराब, महुआ वृक्ष से बनाई जाने वाले पारंपरिक शराब जो उत्सव और धार्मिक अनुष्ठानों में तैयार की जाती है। तिक्कड़ रोटी क्या होती है? तो यह पारंपरिक रोटी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और मध्य भारत के अन्य क्षेत्रों की जनजातियों द्वारा बनाई जाती है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और विशेष विधि से बनाई जाती है, जिसे जनजातियों से सीधे सीखा गया है। यह ठंडी, सर्दियों और शामों में स्थानीय लोगों के लिए विशेष रूप से प्रिय व्यंजन माना जाता है। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मानते हैं सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, एक बार में आपको याद नहीं होने वाला है। ठीक है, रिवीजन कीजिएगा, पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। अगले टॉपिक में हमारे भोजन के जो महत्वपूर्ण घटक रहते हैं, जिनकी केमिकल स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, एंजाइम, रासायनिक संरचना, वर्गीकरण, उनके कार्य शामिल हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।